नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आपको दिखाएंगे सरकार के साथ बातचीत के 8वें राउंड से पहले किसानों का रुख, हिंसा की घटना के बाद कैसे बढ़ी ट्रंप की मुसीबत और देश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा रिहर्सल कैसे होगा। किसान आंदोलन के 44वें दिन आज केंद्र सरकार और किसान संगठन फिर आमने सामने होंगे। आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में 8वें दौर की बातचीत होगी। धरना, बैठक, बातचीत, चेतावनी, ट्रैक्टर रैली, सब कुछ आजमाया जा चुका है। समाधान अब भी अधूरा है। बातचीत की टेबल पर केंद्र सरकार के मंत्री और किसान नेता आमने सामने 7 बार बैठे जरूर, लेकिन रिजल्ट हर बार टाई ही रहा। आज जबकि बातचीत का 8वां राउंड होगा, समाधान का कोई संकेत नहीं मिला। किसान अड़े हैं, बात तभी बनेगी जब कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूँ कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावना को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई न कोई समाधान जरूर निकालेगी। किसानों के आंदोलन के बीच सरकार हालांकि ऐसे किसान संगठनों से मेलजोल बढ़ा रही है जो नए कृषि कानून का समर्थन कर रहे हैं। कल हरियाणा के युवा किसान नेता नरेश यादव के नेतृत्व में एक दल कृषि मंत्री से मिलने पहुंचा था, लेकिन असली मसला है शक्ति प्रदर्शन पर उतारू किसानों को मनाने का। बातचीत से पहले गुरुवार को हजारों की संख्या में किसानों ने सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर और हरियाणा के रेवासन से ट्रैक्टर मार्च निकाला। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने कहा कि 26 जनवरी को हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले ट्रैक्टरों की प्रस्तावित परेड से पहले ये महज एक रिहर्सल है। तो किसानों को जगा के ट्रैक्टर कितनी स्पीड में चलना, जब दिल्ली में टैंक राइट साइड में होगा और लेफ्ट साइड में ट्रैक्टर चलेंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी, वे लो में चलेंगे या हाई उसमें चलेंगे, कौन से गियर में चलेंगे, तो सारी चीज सिखाई उनको किसानों को। किसानों ने ट्रैक्टर को अपना प्रतीकात्मक हथियार बना लिया है। इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकार को किसानों की बातें माननी ही पड़ेंगी, जबकि सरकार की शर्तें मानने को राजी नहीं। ऐसे माहौल में सवाल है आज क्या होगा, क्योंकि बातचीत हर बार एक नई तारीख तक पहुंच जाती है। भारत में वैक्सीनेशन का रोड मैप तैयार है, तैयारियां फाइनल दौर में। वैक्सीनेशन से पहले आज देश के हर जिले में फाइनल ड्राई रन हो रहा है। देश के 736 जिले आज गवाह बनेंगे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की, जिसका फाइनल ड्राई रन आज हो रहा है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर इनमें देश के सभी 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इससे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए वैक्सीनेशन का ड्राई रन चला था। फिर 2 जनवरी को सभी राज्यों के 285 जिलों में ड्राई रन किया गया था। अब फाइनल ड्राई रन के साथ कोरोना पर वैक्सीन से प्रहार की युद्ध स्तरीय तैयारी है। ड्राई रन में अस्पताल तक जाने, लोगों को बुलाने, फिर डोज देने की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। वैक्सीन के स्टोरेज, वितरण और टीकाकरण की तैयारियों को परखा जाता है। हम इस वक्त पटना के पारस अस्पताल में हैं, जो एक निजी अस्पताल है, और यहाँ पर भी बिल्कुल पहले चरण की तरह ही सारी प्रक्रियाओं को किया जाएगा। आप देखें जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं, ये वेटिंग एरिया है। यहाँ पर जो लोग आएंगे टीका लेने के लिए वो सबसे पहले यहाँ इंतज़ार करेंगे, और ये वो हिस्सा है जहाँ वैक्सीनेशन होगा। ये हिस्सा वैक्सीनेशन होगा यहाँ पर। आज ड्राई रन में इंडियन एयरफोर्स की मदद भी ली जाएगी। सिक्किम और नागालैंड जैसे राज्यों के छोटे छोटे इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए C-130J और एंटोनोव 32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार हर तरह से वैक्सीनेशन से पहले रिहर्सल कर लेना चाहती है, जिससे किसी भी तरह की कमी या गलती की गुंजाइश ना रहे। लेकिन सरकार के सामने एक और बड़ी मुश्किल है, अफवाहों की। इसीलिए सरकार बार बार लोगों से अपील कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। आप सब इसको सुनिश्चित करें कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किसी भी कीमत पर सफल नहीं होना चाहिए। आपके पास इतनी ज़्यादा डिटेल्ड पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और नॉलेज और जानकारियां हैं कि आप उनको डिसेमिनेट करें। भारत में कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। सब कुछ ठीक रहा तो 13-14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो सकती है। अमेरिकी संसद पर ट्रंप समर्थकों के हमले के बाद घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं।
अमेरिका में ये चर्चा आम है कि डोनाल्ड ट्रंप बाकी के बचे 12 दिन व्हाइट हाउस में रह पाएंगे या फिर 20 जनवरी से पहले ही उन्हें हटा दिया जाएगा। Justice will be done to those who carried out these acts, which were acts of sedition and acts of cowardice. हिंसा के बाद ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू। डोनाल्ड ट्रंप की चौतरफा निंदा। ट्रंप पर महाअभियोग की तैयारी। अमेरिका की सबसे सुरक्षित इमारत और सबसे पुराने लोकतंत्र के मंदिर में हुई हिंसा के बाद पूरे अमेरिका में अजीब सी बेचैनी दिख रही है। 6 जनवरी को कैपिटोल हिल में जिस तरह से हिंसा और आगजनी हुई, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। उनके खिलाफ एक्शन की मांग तेज हो गई है। In calling for this seditious act, President has committed an unspeakable assault on our nation and our people. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this president by immediately invoking the 25th Amendment. If the Vice President and Cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment. That is the overwhelming sentiment of my caucus. डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत बड़ा भंवर पड़ता दिखाई दे रहा है। आपको बताते हैं ट्रंप के खिलाफ किस तरह की आवाजें उठ रही हैं। ट्रंप को तुरंत हटाने की मांग करने वालों में हैं इलिनॉय से रिपब्लिकन सांसद एडम किंजिंगर, डेमोक्रेटिक सीनेटर चक शूमर, हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी। ममता का साथ छोड़ने के बाद अब शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अभिषेक बनर्जी ने वसूली के आरोपों को साबित करने की चुनौती देते हुए बीजेपी नेता पर आरोप लगाया, तो शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता के सियासी वारिस पर पलटवार किया। बीजेपी के नेता पिछले 3 साल से बंगाल में टोलाबाजी टैक्स यानी वसूली का आरोप लगाते रहे हैं। ममता बनर्जी के भतीजे समेत टीएमसी के तमाम नेताओं को टोलाबाजी टैक्स के मुद्दे पर घेरते रहे हैं। कल पहली बार ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने आरोप पर जवाब दिया। साउथ दिनाजपुर की पब्लिक मीटिंग में अभिषेक ने कहा कि जो लोग उन्हें टोलाबाज कहते हैं, टोलाबाज भतीजा कहते हैं, अगर ऐसा एक भी आरोप साबित हो गया तो वो खुशी खुशी फांसी पर झूल जाएंगे। আমাকে আক্রমণ করছে, বলছে তোলাবাজ ভাইপো হটাও। আমি বলেছিলাম, এখানে ক্যামেরা আছে, আবার বলছি যে আমার তোলাবাজি যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে কোনো রকম দুর্নীতির সাথে আমি বিন্দু মাত্র জড়িত, আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, একটা ফাঁসির মঞ্চ করবেন, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। এত বড় চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম। अभिषेक बनर्जी यही नहीं रुके, उन्होंने बंगाल में बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, उनके बेटे से लेकर दिलीप घोष तक को लपेट लिया। রেকর্ড বলে দিয়ে যাচ্ছি, প্রথমত এদের নাম নিয়ে কথা বলার বুকের পাটা নেই, ভাব বাচ্চা কথা বলে, বলে ভাইপো, কারণ ভাইপো বললে তো মামলা করা যায় না, না নাম নিয়ে কথা বলতে পারে না। আমি তো নাম করে বলেছি, আমি আজকে আবার বলছি, কৈলাস বিজয়বর্গীয় বহিরাগত, আমি নাম করে বলছি, কৈলাস বিজয়বর্গীয়র ছেলে আকাশ বিজয়বর্গীয় गुंडा। ममता के भतीजे ने चुनौती दी तो ममता के बागी शुभेंदु ने जवाब दिया। पूछा कि विनय मिश्रा के साथ उनका क्या संबंध है। আরে ওটা ছেড়ে দেন না, এজেন্সি কোর্টের উপরে দেখছে, কিন্তু আপনার বিনয় মিশ্র কোথায়? তিনি গরুতেও আছেন, কয়লাতেও আছেন। 5টা বাড়িতে সিবিআই রেড করছে, বলতে হবে তো তোলাবাজ ভাইপোকে, বিনয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? বলছেন না কেন? বাংলার মানুষ জানতে চায়, বাংলার মানুষ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জানতে চায় 6টা সিকিউরিটি দিয়ে রেখেছিলেন কেন রাজ্য পুলিশের। शुभेंदु के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने भी अभिषेक बनर्जी को जवाब दिया। बोला है कि निर्वाचन में, अगले निर्वाचन में बीजेपी को गंगा में फेंक देंगे। ये तो जनता फैसला करेगी, अभिषेक थोड़ी फैसला करेंगे। देखिए, कोयला चोर, गाय की तस्करी करने वाले ऐसे लोगों की बातें कोई मैं जवाब नहीं देता। बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट में सीट बंटवारे पर फिर बात नहीं बन पाई है। अब अगली बैठक में इस बात पर चर्चा होगी। लेकिन बैठक में कोलकाता में विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियां एक मेगा रैली करने को जरूर तैयार हो गई हैं।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के बीच कई दौर की बैठक के बावजूद सीटों के बंटवारे पर फॉर्मूला नहीं निकल सका है। कोलकाता में कल की मीटिंग में दोनों पार्टीज को उम्मीद थी कि कोई फॉर्मूला जरूर निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बैठक में सीट बंटवारे पर तो कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन दोनों खेमा चुनाव से पहले कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक मेगा रैली करने को जरूर राजी हो गया। लेफ्ट फ्रंट चेयरमैन बिमान बोस ने कहा कि ये ज्वाइंट रैली फरवरी या मार्च में हो सकती है। 294 सीटों वाली बंगाल असेंबली के लिए अप्रैल मई में चुनाव होना है और कांग्रेस हाईकमान से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद लेफ्ट पार्टियों के साथ कांग्रेस नेताओं की कई दौर की बातचीत हो चुकी है। 2016 में भी दोनों दलों ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में गठबंधन ने 76 सीटें जीती थी। इनमें 44 सीटें कांग्रेस ने और 32 सीटें लेफ्ट ने जीती थी। हालांकि 2019 लोकसभा का चुनाव दोनों दलों ने अलग अलग लड़ा था, जिसमें कांग्रेस को 2 सीट पर जीत मिली थी, जबकि लेफ्ट एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। बदायूं गैंगरेप मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी पुजारी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महंत सत्यनारायण पिछले 2 दिन से घटना वाले गांव में ही अपने एक चेले के घर में छिपा हुआ था। आखिर यूपी एसटीएफ के फंदे में आ ही गया बदायूं गैंगरेप का आरोपी। एसटीएफ की टीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद फुल एक्शन में थी, लेकिन मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण उतना ही शातिर। 24 घंटे तक कोई पता ठिकाना नहीं मिला तो एसटीएफ ने उसके नाम 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। महंत सत्यनारायण को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 4 टीमें बनाई गई थी। इसके पहले 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। ये दोनों आरोपी भी उघेती गांव के उसी मंदिर में काम करते थे जिसका मुख्य पुजारी था महंत सत्यनारायण। आरोपों के मुताबिक महंत सत्यनारायण ने 2 और लोगों के साथ रविवार की शाम मंदिर में पूजा के लिए आई 50 साल की महिला से गैंगरेप किया। उसके बाद महिला की डेड बॉडी उसके घर के बाहर फेंककर फरार हो गए। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर फौरन कार्रवाई को लेकर पुलिस की लापरवाही भी सामने आई थी, जिसमें उघेती के थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आज महंत सत्यनारायण को पुलिस कोर्ट में पेश कर रिमांड लेगी। छोटे छोटे मंदिर और मजार बनाकर सरकारी जमीन हथियाने के खिलाफ यूपी सरकार ने अभियान चलाया है। ऐसा ही एक अतिक्रमण बरेली विकास प्राधिकरण ने हटाया, जिसमें स्थानीय लोगों के विरोध के बीच पुलिस बल का इस्तेमाल करना पड़ा। ये पूरी गहमागहमी बरेली के राम गंगानगर कॉलोनी की है, जहां गुरुवार को शहर विकास प्राधिकरण की टीम सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने पहुंची। पूरे इलाके में कहीं मंदिर बनाकर जमीनों पर कब्जा किया गया था, तो कहीं पुराने मजार की नई बाउंड्री बनाकर जमीन हथियाने की शिकायत मिली थी। बुलडोजर के साथ कॉलोनी में पहुंची बरेली विकास प्राधिकरण की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, तो अतिरिक्त पुलिस बल बुलानी पड़ गई। इस पूरी जमीन पर जो अवैध अतिक्रमण सरकारी जमीन पर हो रखा था, उसको फिलहाल पूरी तरीके से मुक्त करा दिया है। यहाँ पर दरअसल मंदिर के साथ में जो एक्स्ट्रा निर्माण यहाँ कराया गया था सरकारी जमीन पर, उसको मुक्त कराया गया है और ठीक बगल में ही एक मजार है, उस मजार के पास भी एक्स्ट्रा निर्माण किया गया था जमीन पे सरकारी, तो उसको भी यहाँ पर फिलहाल गिराया गया है। जिसके बाद लोकल पुलिस यहाँ पर लगातार जो गश्त है वो कर रही है ताकि किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़ने पाए। कुछ लोगों ने इसका विरोध जरूर किया गया था, जब मजार के सामने कंस्ट्रक्शन को गिराया गया सरकारी जमीन पर बने हुए, तब भी विरोध हुआ, और जब मंदिर से सटा हुआ ये कंस्ट्रक्शन जो कि सरकारी जमीन पर बना हुआ था, इसको जब गिराया गया है तो इसमें भी विरोध का सामना करना पड़ा। अथॉरिटी के एक्शन के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। हल्के लाठीचार्ज के बाद स्थिति तो काबू में आ गई, लेकिन धार्मिक स्थल तोड़ने को लेकर बवाल कम नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि उनके धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया गया है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण सभी राम भक्तों के सहयोग से होगा। इसके लिए देश भर में विशेष अभियान चलाकर लोगों से चंदा जमा किया जाएगा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की नींव रखी और अब 2021 में मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनाने में सभी राम भक्तों का सहयोग लिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से चंदा जमा करने के लिए पूरे देश में मकर संक्रांति से डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया जाएगा। कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों से 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के कूपन के जरिए चंदा एकत्रित करेंगे। जो ज्यादा पैसा देना चाहते हैं वो चेक और ड्राफ्ट से भी मंदिर के लिए चंदा दे सकते हैं। चंदे की रकम पर इनकम टैक्स में 50% की छूट मिलेगी।
भाइयों और बहनों, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनने का हिंदू समाज का ये सपना 500 साल की सतत लड़ाई के पश्चात पूरा होने जा रहा है। आज आवश्यक है कि करोड़ों हाथों से, करोड़ों घरों के सहयोग से ये मंदिर बने। भारत सरकार ने इस मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से एक ट्रस्ट का गठन किया है। इस ट्रस्ट की ओर से सारे देश में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा, रविदास जयंती 27 फरवरी तक कार्यकर्ता आपके घर आएंगे। 10 रुपया, 100 रुपया और 1000 रुपए के कूपन लेकर आएंगे। जो अधिक धनराशि देने के पात्र हैं, भगवान की कृपा जिनको मिली है, उनके लिए रसीदें होंगी। और अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की। आज देश भर में इसका ड्राई रन चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन चेन्नई पहुंचे हैं। वो कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का जायजा ले रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, आज देश के 736 जिलों में ये ड्राई रन किया जा रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरे देश में सुचारू रूप से की जा सकेगी। तो ये तीसरा ड्राई रन है। इससे पहले बीते साल यानी कि 28-29 दिसंबर को एक ड्राई रन हुआ था, फिर जनवरी की शुरुआत में एक ड्राई रन किया गया और अब ये पूरे देश में ड्राई रन हो रहा है। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन हो रहा है। फिलहाल चेन्नई से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हुए हैं और ये किस तरीके से ड्राई रन किया जा रहा है, वहां मौजूद लोगों को भी वो कुछ निर्देश देते हुए, बताते हुए नजर आ रहे हैं, देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, 2 वैक्सीनेशंस को भारत में इस्तेमाल करने की इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है। एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। ऐसे में ये ड्राई रन इसलिए किया जा रहा है जिससे कि अगर कोई भी त्रुटियां हों, कोई भी छोटी छोटी खामियां हों तो उसे इस ड्राई रन के दौरान ही पहचान कर उसे दूर किया जा सके और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को पूरे देश में सुचारू रूप से किया जा सके। ये आप गौर करिए कि ये जो ड्राई रन है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें केवल वैक्सीनेशन का डोज नहीं दिया जाता, उसके अलावा पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। और फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए जोधपुर में आग से कैसे मचा हड़कंप।